हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की कहानी में हम टाइम ट्रेवल के बारे में बात करेंगे। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक नेवी का जहाज़ होता है जिसमें बहुत सारे सिटीजन और बच्चे भी होते हैं। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है जैसे ही जहाज़ थोड़े दूर जाता है तो एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डक नामी एजेंट आता है जिसका काम बम ब्लास्टिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डक को पता लगता है कि ये सब चीज़ें प्री प्लान किया गया है, लेकिन किसने और क्यों करा है ये इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डक की मुलाकात एफबीआई एजेंट पॉल से होती है, जो डक से उनके सीनियर ऑफिसर लैरी के बारे में पूछता है, जिस पर डक उन्हें बताता है कि वो वेकेशन पर हैं और हमारा उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डक ऑफिसर्स को बताता है कि इन सब के पीछे किसी का हाथ है, लेकिन उसने ऐसा क्यों करा है इन सब का पता हमें लगाना है। पॉल डक का काम देखकर उसे अपने साथ काम करने का कहता है, जिस पर डक राजी हो जाता है। इसके बाद डक अपने ऑफिस आता है और उस ब्रिज की ब्लास्ट की फुटेज चेक करता है। उसका टीम मेंबर उसे बताता है कि तुम्हारे लिए किसी लड़की का फ़ोन आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि डक कैसा दिखता है, उसका हुलिया क्या है। जिस पर डक एक वॉइस मेल छोड़ता है, उस लड़की से उसके बारे में पूछता है। डक को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी पुल की तरफ खड़ा हुआ दिखता है और ये फुटेज धमाके से कुछ टाइम पहले की होती है। डक को उस आदमी पर शक होता है। डक फुटेज चेक कर ही रहा होता है कि इसको दूसरे साथी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो जली हुई है, और हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत जलने से पहले हो चुकी थी। ये सुनकर डक हैरान हो जाता है और उस लड़की के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर डक को पता लगता है कि उस लड़की का नाम क्लेयर है। किसी ने इस लड़की को मारकर उस ब्लास्ट वाली जगह पर फेंक दिया था, जैसे उसको पता हो कि यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। डक इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्लियर के घर पर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके डेट से होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पता चलता है कि क्लियर का एक दोस्त भी था, और दूसरा ये कि क्लियर अपनी गाड़ी बेचना चाहती थी और अब उसकी गाड़ी भी गायब थी। डक को यह सब जब मालूम होता है तो वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है। फिर डक क्लियर के घर की चाबी लेकर उसके घर की तरफ रवाना होता है, और जैसे ही डक घर के अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है ज़मीन पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। घर की चीज़ें भी इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। फिर उसकी नज़र फ्रिज पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा होता है, यू कैन सेव हर। इसके बाद डक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। डक वॉइस मेल चेक करता है जिसमें उसे पता लगता है कि क्लियर के डैड और उसकी फ्रेंड ने उसको मैसेज सेंड करा था, और लास्ट मैसेज सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि लास्ट मैसेज इसी का था। डक को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसने कॉल करके इसका हुलिया पूछा था। डक को समझ नहीं आता कि आखिर क्लियर ने मरने से पहले इसको कॉल क्यों करी थी। ये जानने के लिए पूरी मूवी देखें क्योंकि मूवी आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डक बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो एफबीआई एजेंट के ऑफिस जाता है और उनके सामने अब तक की सारी इन्वेस्टिगेशन रख देता है। वहाँ से बाहर निकलते वक्त डक की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जो इसके पार्टनर लैरी की थी। पूछताछ पर पता चलता है कि ये उन लोगों का सामान है जो जहाज़ पर थे। इसका मतलब ये है कि लैरी भी उस टाइम उस जहाज़ पर था और इस हादसे में मारा गया। इसके बाद एजेंट पॉल डक को अपनी सीक्रेट जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर डक को ये पता लगता है कि इनके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। डक हैरान हो जाता है कि इनके पास ऐसा भी कोई सिस्टम होता है। एफबीआई पॉल इसे बताता है कि इस सिस्टम का नाम स्नो वाइट है और इसकी वीक पॉइंट ये है कि हम इससे बस खाली 4 दिन पहले का ही देख सकते हैं, उससे पहले का नहीं, और वो भी सिर्फ एक बार। ना हम उसे पीछे कर सकते हैं और ना ही आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। डक इनको क्लियर के घर को देखने को कहता है क्योंकि उसको पूरा यकीन होता है कि वहाँ से कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिस बंदे ने क्लियर को जला के मारा है वही बॉमर है। इस सिस्टम का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इससे दीवार के आर पार हर तरफ देख सकते हैं। डक और ऑफिसर अभी वीडियो देख ही रहे होते हैं कि उनके पास उनके साथी की कॉल आती है। डक को इस टेक्नोलॉजी पर यकीन नहीं आता तो वो अपने साथी से वॉशरूम चेक करने का कहता है कि कहीं वहाँ कोई लड़की तो नहीं, जिस पर वो साथी कहता है कि हमारे ऑफिसर्स के अलावा इस घर में कोई भी नहीं है, और उल्टा वो डक को कहता है कि तुम काम करना भूल गए हो क्योंकि तुम्हारे काफ़ी फिंगरप्रिंट इस घर में पाए गए हैं। जिस पर डक उसको क्लियर करता है और कहता है कि मैंने तो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया, यहाँ तक कि मैंने जो वॉइस मेल चेक करा था वो भी ग्लव पहन के चेक करा था।
फिर डक वीडियो चेक करता है जिसमें दिखाया जाता है क्लियर फ़ोन पर किसी से बात करती है गाड़ी बेचने के लिए, और ये वही बॉमर होता है जो गाड़ी खरीदने के बहाने गाड़ी को चुराकर उसमें वो बॉम्ब इंजेक्ट करके जहाज़ तक ले जाना चाहता था। अगले दिन जब ये वीडियो देखते हैं तो डक एक लेज़र लाइट स्क्रीन की तरफ करता है जिसको क्लियर भी नोटिस करती है, और कुछ ही टाइम में स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है जिससे पता लग जाता है कि ये सब कुछ सैटेलाइट से नहीं आ रहा बल्कि कुछ फर्जी बनाया हुआ है। अब डक का शक यकीन में बदल जाता है और वो पॉल से बोलता है कि मुझे इसकी सच्चाई जाननी है कि ये सब क्या है। इस पर पॉल उसे सब बताने के लिए राज़ी हो जाता है। असल में इस सिस्टम के ज़रिए उन्होंने एक पास्ट विंडो खोल दी थी जिससे ये पास्ट में देख सकते थे, और ये सब चीज़ें बिल्कुल लाइव चल रही थी। इस पर डक कहता है कि अगर हम पास्ट में देख सकते हैं तो पास्ट को चेंज भी कर सकते हैं। इस पर ऑफिसर कहता है कि जो माजी गुजर चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। इसके जवाब में डक कहता है कि अगर वो उसे पास्ट में भेज दें तो वो सब कुछ चेंज कर सकता है और बॉम्ब को रोक भी सकता है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि बॉमर कौन है और वो किस गाड़ी में बॉम्ब लाने वाला है। इस पर पॉल उन्हें बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने एक बंदे को पास्ट में भेजा था जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट रुक गई और वो वहीं मर गया। डक कहता है कि हम किसी को पास्ट में फ़ोन, मैसेज या लेटर तो भेज सकते हैं, जिस पर पॉल कहता है कि हम फ़ोन और मैसेज तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ लेटर ज़रूर भेज सकते हैं। इसके बाद वो बॉमर की सारी डिटेल लिखकर लेटर पास्ट में डक को ही सेंड कर देते हैं। अब ये वीडियो में चेक करते हैं कि जब तक वो लेटर डक तक पहुंचता, डक वहां से निकल जाता है और वो लेटर लेरी के हाथ लग जाता है, जिस पर लेरी अकेला ही बॉमर को पकड़ने निकल जाता है और मारा जाता है। इस वीडियो में उन्हें उस बॉमर की शक्ल भी दिख जाती है जिसका नाम माइकल है। आहिस्ता आहिस्ता वो इनकी रेंज से बाहर होता जाता है और इनकी सिग्नल वीक होने की वजह से इनको वीडियो क्लियर नहीं दिखती। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि डक इनका स्पेशल डिवाइस पहनकर उस लोकेशन को ट्रेस करता है, उसके पीछे जाता है जो इन्होंने वीडियो में देखी थी। लोकेशन ट्रेस करते करते वो उनकी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि माइकल ने इंस्पेक्टर लेरी को बहुत ही बेदर्दी से जलाकर मार दिया था। खैर, इन्हें अब माइकल की लोकेशन का तो पता लग गया था। अब कुछ ही देर में ये दिखाते हैं कि माइकल को अरेस्ट भी कर लेते हैं। पूछताछ पर पता चलता है कि माइकल एक दिमागी मरीज है जो यूएसए गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता है। इस पर डक समझ जाता है कि ये एक दिमागी मरीज है और अगर ये बाहर रहा तो और लोगों को भी इससे खतरा है। एफबीआई एजेंट डक से कहते हैं कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, जिस पर डक कहता है कि मुझे एक चांस दीजिए, मैं पास्ट में जाकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक सकता हूँ। जिस पर ऑफिसर मना कर देते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। डक हार नहीं मानता और उनकी एक टीम मेंबर को अपनी मदद करने के लिए राज़ी कर लेता है, जो एलेक्स है। एलेक्स सब लोगों के जाने के बाद डक को वहाँ पर बुलाता है और डक को बताता है कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, जिस पर डक कहता है कि वो उसे एक हॉस्पिटल में भेजे ताकि वो उसको मरने से रोक सकें। एलेक्स ऐसा ही करता है और फिर हम देखते हैं कि डक जैसे ही पास्ट में जाता है तो डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। डक पास्ट में 4 दिन पहले चला गया था और ये वही टाइम था जिस दिन ब्लास्ट होता है। अब डक माइकल की लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर माइकल ने क्लियर को बंदी बना के रखा था। माइकल वहां से भाग जाता है और यहाँ पर क्लियर डक को ही अपना किडनैपर समझ रही थी क्योंकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। क्लियर को बचाने की वजह से डक को एक गोली लगती है और क्लियर भी काफ़ी घायल थी, तो डक क्लियर को उसके घर लेकर आता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डक ही फ्रिज पर लिखता है यू कैन सेव हर, और फिर क्लियर डक को अपना किडनैपर समझकर उस पर गन तान लेती है, जिस पर डक कहता है कि मैं एफबीआई एजेंट हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। जिस पर क्लियर फ़ोन करके कंफर्म कर लेती है और उसको यकीन आ जाता है और डक से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। डक इसको सारी बात बताता है लेकिन क्लियर को यकीन नहीं आता। कुछ टाइम बाद उसकी दोस्त का फ़ोन आता है और डक उसे सब कुछ पहले से ही बता देता है कि वो कॉल पर क्या कहने वाली है। डक अब ये महसूस करता है कि इसने पास्ट में आकर कुछ भी चेंज नहीं करा, सब कुछ वैसा ही है। अब इसको समझ में आ जाता है कि इसके साथी ने ये क्यों कहा कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट के निशान घर में मौजूद हैं। असल में डक जिस हादसे को रोकने के लिए पास्ट में आया था उन चीज़ों का जिम्मेदार भी यही खुद ही था। जाने अनजाने में ये उस हादसे को मदद कर रहा था जिसकी वजह से इनका एक साथी भी मारा गया। अब डक क्लियर को लेकर उस हादसे वाली जगह पर पहुंचता है ताकि उस हादसे को रोका जा सके। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइकल डक पे हमला कर देता है। इनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है और फिर आखिर में डक माइकल को मार देता है।
ब्लास्ट होने में तकरीबन कुछ ही सेकंड बाकी थे तो ये दोनों गाड़ी को लेकर पानी में कूद जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लियर तो किसी तरीके से गाड़ी से निकल जाती है, लेकिन डक गाड़ी में ही फंस जाता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट होने पर वो मारा जाता है। लेकिन डक ने मरते मरते भी बहुत से लोगों की जान बचा दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लियर से इन्वेस्टिगेशन के लिए डक आता है। ये डक प्रेजेंट टाइम का होता है और पास से जो डक आया था वो हादसे में मारा गया। क्लियर डक को जिंदा देखकर खुश हो जाती है, लेकिन डक इसको नहीं जानता। तो डक इससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, जिस पर क्लियर कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं इस पर यकीन नहीं होगा। डक कहता है कि तुम बताकर तो देखो, मैं इसको समझने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।